इट्स ऑलवेज फन जब कृष्णदेव याग्निक कोई नई मूवी लेके आते हैं और आप सोचते नहीं हो ज्यादा। अभी कुछ डायरेक्टर्स, हमने वीडियो बना ही लिया है तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर ये डायरेक्टर है यार, ये राइटर है, तो फिर मूवी बनना हमेशा या फिर मूवी देखना हमेशा पॉसिबल हो जाता है। और बहुत कम ऐसी मूवीज होती है जिसके लिए आपको एक सर्टेन हाइप ऐसी बनती है कि आपको रात को नींद नहीं आती है। ऐसा ही केस मेरे साथ कल रात को हुआ था वर्स्ट लेवल 2 के साथ। थियरी वीडियोस बना दिए, डायरेक्टर्स में उनका नाम ले लिया, ट्रेलर बार बार देख लिया, बैकग्राउंड स्कोर सुन लिया, अभी क्या चाहिए, और पॉडकास्ट फॉलो कर लिए, तो अभी क्या चाहिए। और तो बस अभी रात को चल रहा है कि अच्छी तो निकलेगी ना, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। वर्स्ट लेवल 2 की बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, नो स्पॉइलर रिव्यू रहेगा ये। तो वर्स्ट लेवल 2 एक सुपर नेचुरल या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी कंटिन्यूएशन है 12 साल के बाद, जहाँ पे हमें एक गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है जो एक स्कूल भी है। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि बहुत ही बढ़िया दिन चल रहा है गर्ल्स हॉस्टल में। कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोगों की स्कूल शुरू हो गई है, कुछ लोग लेट हो चुके हैं स्कूल में। फिर कैंटीन या फिर रिसेस टाइम होता है, जहाँ पे बड़ी स्कूलों में यही चीज़ होती है कि वो अलग से वो एक फूड प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अच्छे से खाना भी खा रहे होते हैं। लेकिन अचानक वहां पे एक लड़की बेहोश हो जाती है। ये मैं ट्रेलर के ऊपर से ही आपको बताऊंगा क्योंकि नो स्पॉइलर रिव्यू है। फिर एक आदमी एंटर होता है, वो आदमी जो बोल रहा है वो ये लोग कर रहे हैं। अब उसका मेन मिशन क्या है? प्रताप अंकल को ढूंढना है। अब प्रताप अंकल कौन है? जिन्होंने फर्स्ट देखी है मूवी, उनके लिए, जिन्होंने जानकी बोडीवाला और उनके परिवार को फंसाया था और उसको वश में किया था। अब वो कैद है 12 सालों से अथर्व के फार्म हाउस पे। अथर्व, आर्या, वो लोग वहीं पे रहते हैं। उनको कैसे ढूंढना है? अगर उनको नहीं ढूंढ तो ये बंदा ऐसे ऐसे काम करवाएगा, छतों से गिरवाएगा लड़कियों को, पूरे स्टेट में या फिर अहमदाबाद में जाके लोगों को परेशान करवाएगा। पेट्रोल पंप्स वहां तक फूट गए जहां पे आपने ट्रेलर में देखा होगा। प्रताप अंकल नहीं मिले तो क्या होगा? क्या ये सब कंटिन्यू रहेगा? और अगर प्रताप अंकल मिल गए तो क्या होगा? ये जानने के लिए आपको वर्स्ट लेवल 2 देखना होगा। हिंदी में भी फिल्म रिलीज हुई है। बात करते हैं रिव्यू की। कृष्णदेव याग्निक एज अ डायरेक्टर, छेल्लो दिवस ब्लॉकबस्टर, करसनदास पी एंड यूज सुपर हिट, शू थयु सुपर हिट, नाड़ीदोष सुपर हिट, राडो अनफॉर्चुनेटली अ फ्लॉप। अनफॉर्चुनेटली, जिनको पता है। वश एवरेज, मैं एवरेज कहूंगा क्योंकि उन्होंने बना दिया था। शैतान के आने तक एक हाइप बन गई थी कि ऐसा कुछ गुजराती में आया है। डैनी जिगर फ्लॉप। त्रिशा ऑन द रॉक्स ऑन बॉक्स ऑफिस इट वाज एन बिलो एवरेज, लेकिन मेरे लिए फ्लॉप। वर्स्ट लेवल 2 ब्लॉकबस्टर। आपके पास रहता ही नहीं है कुछ और कहने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे ऐसा केस बनता है कि फिल्म पहले ही सीन से आपको एक बिल्डअप देना शुरू कर देती है। बहुत सी चीजें बात करने के लिए, लेकिन मैं ज्यादातर बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से फिल्म देखें। ऐसा हो गया है ना अभी कि एक पहला सीन, वहां से जो एक ग्राफ ऊपर जाता है वो सीधा ग्राफ नीचे आता है क्लाइमेक्स में, अनफॉर्चुनेटली। जो एक बहुत ही, मतलब ऐसा कहते हैं ना, बहुत ही एक रेयर चांसेस होते हैं किसी फिल्म के कि जो आपको बीच में फोन लेने पे मजबूर करे या फिर ऐसा कुछ करे। यहाँ पे एकदम ऐसा बोलते हैं ना कि देयर वाज अ नो ब्रीदर, मतलब कहीं पे भी फोन नहीं लिया हाथ में, कहीं पे भी ऐसा मन नहीं है कि चलो फोन जैसे ही लेने जाते तभी कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो जाता है। तो आपके पास वो जो उनकी जो एक इसमें इन्होंने कैप्शन रखा है ना, यू विल बी हेल्पलेस अगेन, यू विल बी हेल्पलेस टू पिक अप योर फोन, मैं ऐसा ही कहूंगा क्योंकि बहुत ही कम ऐसी फिल्में होती है जहां पे आप एंटरटेन भी होते हो। और इसमें मैं सबसे बड़ा क्रेडिट तो एक तो कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफर्स और डायरेक्टर को देना चाहूंगा, क्योंकि आप रेयरली ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि सारे जो टीम है, इनका टीम एफर्ट आपको स्क्रीन पे दिखता है। बहुत ही कम चीजें होती है जहां पे आप सोचते हो कि यार ये कैसे ये लोग वर्कआउट कर लेंगे। लेकिन वर्स्ट लेवल 2 का केस ऐसा है कि वो कभी भी मतलब कोई भी ऐसा सीन नहीं है
जहाँ पे आपको लगे कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यार ये थोड़ा मेरे को लगता है कि यार ये जरूरत नहीं थी, यार ये थोड़ा वायलेंट हो गया। अरे वायलेंट ही होगा सर, ए रेटेड है ऑलरेडी। और सेंसर बोर्ड ने कुछ काटा नहीं है, वो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ काट देते हैं वो लोग। इसमें वो देख के बहुत अच्छा लगा। ब्रूटली ऑनेस्ट फिल्म मेकिंग है, स्क्रीन प्ले कहीं पे भी बोर नहीं होने देता आपको। प्लस ऐसा होता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो ऐसा रहता है ना कि हाँ अब बता, हाँ अब बता, तो वो चलते रहता है थ्रू आउट। इंटरवल में आपको लगता है कि यार जाना पड़ेगा यार बाथरूम ब्रेक लेने के लिए, मेरा मन यही था कि अभी शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। इंटरवल ब्लॉक इज एज सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इंटरवल ब्लॉक तक आपको आपको आइडिया रहता है कि कौन है। अथर्व जो हितू सर प्ले कर रहे हैं, उनको आइडिया नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि आप देखेंगे वो चीज तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये शॉकिंग मोमेंट तो है। अभी मैं हितेन सर का एक डायलॉग बोलना चाहूंगा, जब पॉडकास्ट पे आए थे तो सारी कमेंट्स को मैं बढ़िया 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलूंगा, तो नेगेटिव्स का मैं क्या करूंगा, नेगेटिव्स भी तो होने चाहिए ना लाइफ में। वैसा ही है इस फिल्म के साथ। दो नेगेटिव चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो हितेन कुमार का जो दूसरा कैरेक्टर है, उसका मेकअप बहुत ऐसा लगता है कि यार वियर्ड लग रहा है। मतलब मैं आप जब देखेंगे ना पहली बार वो दूसरे कैरेक्टर को, तो पहले आपको ऐसे सेट नहीं होता कि यार पता नहीं क्यों वो जो प्रताप वाली चीज है वो शायद इसमें मिसिंग है। मतलब नॉट द क्वालिटीज लाइक वो जो कहता है ना जिससे डर रहता है, वो डर बाद में वो कंटिन्यू करते हैं। मे बी हम ऐसा समझे कि साइको किलर है या फिर साइको आदमी है ये, तो आगे से थोड़ा ऐसा दिखता है, पीछे से पूरा अलग दिखता है, वैसा हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मे भी थोड़ा ऑड लगा। दूसरी चीज, क्लाइमेक्स ऐसा लगता है कि यार इतना आप ग्राफ ऊपर लेके गए हो और लास्ट में इतना इजीली सब हो कैसे सकता है सर। मतलब वो थोड़ा ऐसा लगता है कि अगर रन टाइम बढ़ भी जाता, सेम वर्ष पार्ट 1 जैसा रहता, अगर 1 घंटे 50-56 मिनट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जो एक होना चाहिए ना, थ्रिल रहना चाहिए, जहाँ पे आपके पास फर्स्ट में जहाँ पे वो अपनी बेटी दान कर देते हैं, फिर उसके बाद आप सोचते हो कि अभी क्या होगा, अभी ये थोड़ी पॉसिबल है, अरे यार ये क्या हो गया, फिर वो उनकी जो जीभ है वो काट देते हैं। वो जब सब देखते हो आप, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये दैट वाज समथिंग शॉकिंग जो आज तक हमने कभी नहीं देखा, और ऐसा मुंह पे देखना दैट वाज आल्सो मोर शॉकिंग। यहाँ पे वो शॉकिंग फैक्टर थोड़ा सा गायब हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि यार ये पॉसिबल नहीं था। या फिर ये चीज मेरे को थोड़ी खटकी कि यार आप थोड़ा रन टाइम बढ़ा देते और एकदम ऐसे मास लेवल क्लाइमैक्स जहाँ पे दोनों लड़ रहे हैं। प्रताप के पास भी कुछ सीन्स हैं, आर्या को भी कुछ हाथ में आए, अथर्व और ये दूसरा कैरेक्टर लड़ रहे हैं, तो ऐसा एक क्या बोलते हैं एड्रेनालिन रश में आप कंटिन्यू रहते हो कि चलो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, अभी ये भी होगा, और अचानक से क्लाइमैक्स ये क्या हो गया, वैसा वो फैक्टर यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन पॉजिटिव्स बहुत सारे। सबसे पहले तो जो कैमरा वर्क है इस मूवी का, आई डोंट थिंक इंटरव्यू के बाद मैंने ऐसा कैमरा वर्क देखा होगा फॉर ओपनिंग सीन्स के लिए, वो इंटरव्यू का मैं सिर्फ कह रहा हूँ। ओवरऑल कैमरा वर्क इस फिल्म का मैं ऐसा कहूँ ना, इजीली कोई बॉलीवुड मूवी का मैं कह सकता हूँ, ये बॉलीवुड मूवी का कोई भी इजीली टच कर सकता है उस लेवल को। और आप अगर देखें, इतने ब्रीफ शॉट्स कैमरा के आप कभी एक्सप्लोर नहीं करते। और मैं आपको बताऊं, फॉर अ सुपर नेचुरल थ्रिलर और अ हॉरर या फिर साइको थ्रिलर, कैमरा वर्क, बैकग्राउंड म्यूजिक और वो एक ईरीनेस वाला साउंड इफेक्ट और वैसा एक नेचर एक फ्रेम में बहुत जरूरी है। वर्ष लेवल 2 ने तीनों में 1000 आउट ऑफ 100 कर दिया है, मैं ऐसा कहूंगा। 1000 स्कोर है, मतलब कुछ कम नहीं रहता इस जगह। आपको लगता है आप, और कैमरा वर्क तो ऐसा है ना कि आपको लगता है कि आप उस जगह पे वहां पे प्रैक्टिकली या फिर फिजिकली उधर हो, अभी आप ये सब देख रहे हो अपने सामने, लिटरली आप उधर हो। उसमें भी पहला शॉट जो है जहां पे पूरा स्कूल का एक दर्शन दिखाया जाता है, एक कैमरा वर्क मैं पर्सनली बताना चाहूंगा, ये स्पॉइलर नहीं है। यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है वो एक लड़की को कहता है कि अपनी सांस बंद कर दे, वो सीन सिर्फ आप देखना, वहां पे कैमरा एकदम स्टिल है, लेकिन आपका ध्यान उस कैरेक्टर पे नहीं, लेकिन वो लड़की पे जाएगा। वो सीन ट्रेलर में भी है, और जब वो कैमरा लड़की पे जाता है तब आप उसके पीछे वाले का शॉट देखिएगा, वो सीन परफेक्टली मैं कहूंगा, अगर आपकी फटेगी या फिर आपको लगता है कि यार ये थोड़ा मतलब ऐसा लगता है ये ग्रूसम बहुत ही हो गया है, तो मेरे लिए पर्टिकुलरली वो सीन था।
दूसरा एक सीन जब रिसेस खत्म होती है, एक टीचर अपने लेक्चर के लिए वापस आ रही है और एक अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप होता है सीन में, आप सोचते हो अरे, तो ये जो सीन्स है ना, यहाँ पे कृष्णदेव याग्निक ने मास्टर कर लिया है कि यार मेरे को, एक तो इन्होंने पहले पहले पार्ट को कितना रिवॉच किया होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्मॉल डिटेलिंग्स है ना। मैं आपको एक डिटेलिंग बताता हूँ, हितू कनोडिया का एंट्री सीन है, जानकी को उन्होंने सुला दिया या फिर जो भी है वो कर दिया है, अब प्रताप को मिलने जाना है उनको, तो प्रताप को मिलने कैसे जाएंगे, वो जो विसल वाला साउंड है जो आपने पहले में देखा होगा उसको यहाँ पे कंटिन्यू करना। दूसरी चीज, जब जब हितेन कुमार का दूसरा कैरेक्टर, जब वो दूसरा कैरेक्टर हितू कनोडिया के सामने पहली बार आता है, फिर इवन जो ड्रोन शॉट्स लिए गए, एक सीन जहां पे हितू कनोडिया गाड़ी में बैठ के बाहर जा रहे फार्म हाउस के, वो जैसे दूर होते जा रहा है, फिर बस वाले सीक्वेंसेस, इवन जब फिल्म एंड होती है वो वाले सीक्वेंसेस, तो कैमरा वर्क में जो सर थे, मैं सॉरी सर मैं आपका नाम भूल गया, उनको मतलब कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलरली आपने जिस तरह से कैमरा वर्क रखा है वो उसके लिए आपको सलाम है सर। एडिटिंग पे आता हूं मैं, शिवम भट्ट जो आई थिंक परमानेंट है केडी सर या फिर बिग बॉक्स की मूवीज में, शिवम भट्ट इज द मेन एडिटर ऑफ द मूवी। मैं आपको बताता हूँ, हितेन कुमार ने बोला था कि फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसा रखा था कि हम कोई भी ऐसा मोमेंट ना दे जहां पे ऑडियंस को बीच में फोन लगाना पड़े, फोन देखना पड़े या फिर ऐसा लगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप ऐसी फिल्में या फिर सुपर नेचुरल थ्रिलर्स देखते हैं ना, तो आपके लिए वो एनवायरमेंट, वो नेचर, वो सारे सीन्स इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आप फिल्म को ही देखते हो, फिल्म के जगह फोन नहीं देखते हो, क्योंकि फोन देखते हो तो आपको भी लगता है यार मेकर्स ने यहाँ पे गलती कर दी और उनका सारा मेहनत पानी में गया। शिवम भट्ट ने फर्स्ट पार्ट, आई थिंक फर्स्ट पार्ट में भी वही एडिटर थे, शिवम भट्ट ने वहां पे भी इतनी क्रिस्प एडिटिंग रखी थी, यहाँ पे 1 घंटे 43 मिनट की फिल्म है, वहां पे भी उतनी ही क्रिस्प एडिटिंग रखी है, और उसके लिए उनको कुडोज है कि आप इतने स्मॉल रन टाइम में भी इतना बढ़िया तरीके से हुक्ड रखते हो, एंगेज रखते हो, तो उसके लिए शिवम भट्ट को एज एन एडिटर सलामी है। उसमें भी मैंने जो सीन्स की बात की, उसमें अगर उनका वैसे टाइप का एडिटिंग नहीं रहता तो उसमें कोई जान नहीं रहती। तीसरी मेन चीज जो मेरे को बहुत बढ़िया लगी, एंड्रू सैमुअल का बैकग्राउंड म्यूजिक। जब पहली बार ओरिजिनल साउंड ट्रैक इन्होंने रिलीज किया था तब मैंने सारे सुने थे, 22 बैकग्राउंड म्यूजिक है। जब आप देखेगा बिग बॉक्स के चैनल पे, इतना, एक तो पहला जब आता है द डार्कनेस अराइव्स वाला जो है वो जब आता है, और बाकी के 22, मैं सोच रहा हूं कि ये थिएटर में अगर ऐसे ही सीन्स के साथ चलते गया ना, फिल्म कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, मतलब एक लेवल के 2 लेवल ऊपर चल जाएगी। एंड्रू सैमुअल ने, जहां पे केदार भार्गव का फर्स्ट पार्ट में म्यूजिक था, एंड्रू सैमुअल ने उस बैकग्राउंड म्यूजिक को लेवल 2 पे ले गए, वो एक्सट्रीम लेवल 2 पे ले गए। अगर सीन भी एकदम आपको लगता है कि सीन ऐसा नहीं होना चाहिए था, सीन में थोड़ा कुछ खत्म हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी फाड़ने के लिए, आपको डराने के लिए ऑलरेडी सेट रखा है वैसा। वो जो एक ईरी क्रीपी जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए ना, वो एकदम परफेक्ट, पिच परफेक्ट रहता है। इवन जो एक पुअर क्लाइमैक्स है उसको भी बैकग्राउंड म्यूजिक ने ही बचा लिया है। इतने सारे 22 बैकग्राउंड म्यूजिक है टोटल, और सबने इतना बढ़िया तरीके से सब जगह यूज किया है उन्होंने कि मेरे पास, मैं कहूँ ना कि मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतने सारे बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसपे ऊपर मेरे को ब्रेक डाउन करने की इच्छा होती है कि अरे ये सीन में ये हुआ था, ये वाला था। तो एंड्रू सैमुअल का बैकग्राउंड म्यूजिक प्लस कृष्णदेव याग्निक भी थे उसमें भी। जब पापा वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो अवेलेबल है वो, और 12 इयर्स लेटर वाला, मेरे को नाम याद है, वो दोनों तो एकदम हाईलाइट है सारे बैकग्राउंड म्यूजिक में। डार्कनेस अराइव्स भी, ये तीनों बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है, और उसके लिए एंड्रू सैमुअल, कृष्णदेव याग्निक को सलाम है। प्रतीक राठौड़, जिनको आपने राडो में थे आई थिंक, फिर संता कुकड़ी जो वेब सीरीज है उसमें देखा होगा, इवन स्टॉक्स करके वेब सीरीज है उसमें भी थे शायद, वो यहाँ पे एक्टिंग कोच है इन सारी लड़कियों के। सर अगर वो नहीं होते ना एज एन एक्टिंग कोच, आई थिंक मेहनत पानी में जाती सारी लड़कियों की। सारी लड़कियों ने तो बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, मतलब एक पर्टिकुलर सीन जहां पे सब धीरे धीरे हंस रहे हैं, सब लोग अचानक से बात चल रही है और धीरे धीरे वश में हो रहे हैं, और जिस तरह से उसमें भी कैमरा वर्क जैसे फॉलो करते हुए जा रहा है बॉस यार,
तो प्रतीक प्रतीक राठौड़ की एक्टिंग कोच वाली जो चीज है वो यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि 4 चांद लगा दिए, मैं ऐसा कहूंगा। और उसमें भी सारी लड़कियों की एक्टिंग बहुत बढ़िया है। कुछ एकदम यहाँ पे सारे एक्टर्स ने इतनी नेचुरल एक्टिंग की है कि आपको लगता है कि दिस इज एकदम रियलिटी में सब कुछ हो रहा है और आप उस चीज के साक्षी हो, लग के ही आता है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, एक्टर्स की एक्टिंग पे आते हैं। प्रेम गढ़वी का एक छोटा सा रोल है लेकिन ओके इश है, मतलब लगता है कि हाँ इनकी जरूरत थी। चेतन दैया को मैं स्पेशली इसलिए थैंक यू कहूंगा कि उनका ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट उनका था वश पार्ट 1 का, उसके ऊपर से फिल्म बनी ताकि हमें लेवल 2 मिला। लेवल 2 में वो दिखे, उनको देख के भी बहुत बढ़िया लगा कि एक जो कंफ्यूज्ड और जिनका एक रहता है ना कंफ्यूज्ड येट रेजफुल इंस्पेक्टर होते हैं, उनका उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है। मोनल गज्जर एज एन प्रिंसिपल, फर्स्ट 2 सीन्स, और जब कैंटीन के अंदर सब पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं, जो सीन है वहां पे जहाँ पे सब लोग आते हैं, वहां पे जिस तरह से उनके रिएक्शन से जिस तरह से हेल्पलेस फील करती है वो, वहां पे वो छा जाती है। जानकी बोडीवाला का काम अगर हम देखें ना तो एक तरीके से गेस्ट अपीयरेंस टाइप है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीन इम्पैक्टफुल है और वो सीन उनका ही है सिर्फ, मैं ऐसा कहूंगा। हितू कनोडिया यार, मैं कहता हूं ना कि जैसे कि उनको ज्यादा है ना, इस बार सब लोगों की मैं पर्टिकुलरली तारीफ करूंगा कि सब लोग, इवन तक स्कूल गोइंग गर्ल्स जिन्होंने इसमें काम किया है, सब लोगों के एक्सप्रेशन इतने बढ़िया थे, इतने रियलिस्टिक थे कि आपको लगता ही नहीं है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब कोई जगह पे कोई एक्सप्रेशन ऐसा फीका नहीं लग रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक्सप्रेशन भी एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। हितेन कुमार के एक्सप्रेशन हो, गर्ल्स के एक्सप्रेशन हो, मोनल गज्जर के हो, जानकी बोडीवाला के हो, हितू कनोडिया के हो, सबके एक्सप्रेशंस इतने बढ़िया, इतने मतलब लगता है कि यार इसके लिए मतलब ऐसा कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा पॉइंट कृष्णदेव याग्निक को मेरे को देना पड़ेगा। तो हाँ, हितू कनोडिया इज अ मास्टर, मतलब उनके लिए क्या बोले। वो हम कहते हैं ना कि हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हितू कनोडिया ने कहते हैं ना कि कुछ ज्यादा बोला नहीं है लेकिन करके दिखाया, वैसे टाइप की एक्टिंग है उनकी यहाँ पे। और जिस तरह से उनका जो एक एटीट्यूड है ना कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन एक कहीं पे एक रे ऑफ होप है 1%, वो जब वो दिखाते हैं वो बहुत बढ़िया है। मतलब एक तो उन्होंने सीरियस सिचुएशंस में भी टेक ओवर किया है, इमोशनल सीन्स उनके हाथ में जो आए वो बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूट हुए हैं। तो हितू सर ने तो बढ़िया तरीके से मजा करा दी, मैं ऐसा कहूंगा। हितेन कुमार प्लेइंग अ डबल रोल इज नॉट इजी, स्पेशली व्हेन इट इज अ सीक्वल। यहाँ पे सीक्वल बनाना अपने आप में एक टास्क हो जाता है, उसमें भी डबल रोल करना है आप। प्रताप के साथ इन्होंने जो खेला है ना इसमें, पर्टिकुलरली एक्सप्रेशंस में, वापस एक जगह पे जो डायलॉग है ट्रेलर के, तेरे जैसा और कितने प्रताप है, फिर उसके बाद जो जिस तरह से कि तू जानता है क्या, उसमें एक्सप्रेशंस ही है, सब एक्सप्रेशंस सब कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सप्रेशंस दिए हितेन कुमार ने वो बहुत बढ़िया है। दूसरा कैरेक्टर जो पूरा अलग है प्रताप से और क्यों मिलना चाहता है वगैरह, तो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एक सीन मैं आपको बताता हूँ, जो गोली वाला सीन देखा है आपने, उसके पहले कुछ ऐसा होता है कि वो किसी को लेके जाते हैं उनके साथ, क्या किसने सिखाया ये वो बोल रहे हैं, सब हो गया अभी ये कर देना, फिर अचानक से पहले अपने इधर से शुरुआत करना। तो जिस तरह से डिटेलिंग में बात कर रहे हैं, और उसमें भी एक साइको कैसा होना चाहिए, वो परफेक्टली इस कैरेक्टर में बैठता है कि ये इसको किसी की परवाह ही नहीं है। भले वो हितू कनोडिया के सामने थोड़ा नीचे हो जाएगा क्योंकि उसको अपना फायदा देखना है, क्योंकि साइको कभी क्या होता है कि उसको अपना फायदा देखना होता है या तो उसको मजा आता है ये सब करने, सैडिस्टिक बेसिकली। तो हितेन कुमार ने तो बाजी मार रही है दूसरे पार्ट में भी। उसमें भी जब सेकेंड पार्ट में उनका पूरा मोनोलॉग है, जिस तरीके से वो बात करते और अचानक से जिस तरह से वो केयर भी करते कि तुम लोग को ये पसंद है ना, फिर अचानक से कि चलो ये करो वो करो, तो बहुत मजा करवाया उन्होंने। तो एज ऑलवेज हितेन कुमार इज मैन ऑफ द मैच। ओवरऑल वश लेवल 2 इज अ ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी। यू विल बी हेल्पलेस अगेन, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यू विल बी हेल्पलेस अगेन। कहीं पे भी फोन देखने का मौका नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत बढ़िया है,
मसाला ट्रीटमेंट है, शॉक वैल्यूज फर्स्ट हाफ में इतनी बढ़िया तरीके से डाली है कृष्ण देव याग्निक ने, और एंड ही इज ट्रूली बैक अगेन। आई एम रेडी टू सी अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं वो। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा। एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, फिर एकदम डायलॉग्स भी बहुत क्रिस्प है, एडिटिंग, सिर्फ वो जो लास्ट का जो एक रस्ट क्लाइमैक्स हो गया उसकी वजह से, वरना क्या फिल्म दिखाई है बॉस। वो सतीश कौशिक का मीम है ना कि क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने, बस वैसी ही चीज चल रही है, क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। मतलब मन खुश हो गया। मैं ऐसा कहूंगा कि वो सुबह सुबह जो एक हाइप रहती है ना कुछ सर्टेन मूवीज को लेकर, यहाँ पे वो भी एक बहुत बढ़िया रह गई। कल्पेश सोनी, कृणाल सोनी को भी थैंक यू, इतना बढ़िया बजट में फिल्म दिखाई है। जो जो रिसोर्सेस अवेलेबल थे, जिस तरह से दिखाया उसमें भी उन्होंने जिस तरह से स्कूल के साथ जो पूरी शूटिंग की है वो देखने में मजा आ गया। तो कल्पेश सोनी एंड कृणाल सोनी एज प्रोड्यूसर्स बहुत बढ़िया, और एज अ गुजराती प्राउड फील होता है कि हिंदी बेल्ट में भी क्या अलग ही वाइब है इस फिल्म की। तो प्लीज जाके देखिए ये फिल्म। मेरी तरफ से तो मैंने 4 स्टार्स दे ही दिए हैं, और बताइए मुझे कमेंट्स में आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।